आज के इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट की स्टडी करेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट का सीधा सा मतलब है कंडीशन। स्टूडेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करता है। यह कंडीशनल प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में इसी बात को समझाऊं तो कंट्रोल स्टेटमेंट के जरिए प्रोग्राम में यह डिसाइड किया जाता है कि प्रोग्राम का कौन सा पार्ट कब और कैसे एग्जीक्यूट होगा। कंट्रोल स्टेटमेंट 3 तरीके से काम करता है: सिलेक्शन, इटरेशन और जंप। आपकी स्क्रीन पे ये नजर भी आ रहा होगा। पहला है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब ये है कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का पाथ क्या होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कंट्रोल को सही वैल्यू मिलेगी तो उसके एग्जीक्यूशन का पाथ अलग होगा, और कंट्रोल को यदि गलत वैल्यू मिलेगी तो उसके एग्जीक्यूशन का पार्ट अलग होगा। तो ये सारी चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली भी समझेंगे और उसके पहले हम लोग फ्लो डायग्राम भी देखेंगे। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा है इटरेशन। इटरेशन का मतलब यह है कि प्रोग्राम अपने आप को कितनी बार रिपीट करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फॉर लूप। उम्मीद है कि दोस्तों आपको फॉर लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि आपने सी और C++ पढ़ा है। तीसरा ऑप्शन है जंप। जंप का मतलब ये होता है कंट्रोल स्टेटमेंट में कि आपका प्रोग्राम कंडीशन गलत होने पर या कंडीशन सही होने पे कितने स्टेप आगे जंप कर जाता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक उदाहरण के जरिए आपको समझाने की कोशिश किया है कि आप 2 से 1 से 20 तक के इवन नंबर को आप प्रिंट कराइए। तो 1 से 20 तक के नंबर को आप इवन नंबर केवल प्रिंट कराना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ होगा ना कि जो आपके प्रोग्राम में ये डिसाइड करे कि ये इवन है और ये ऑड है। ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि केवल इवन नंबर ही प्रिंट हो सके? इसके लिए कुछ तो कंडीशन आप लगाएंगे। इसके लिए कुछ तो ऐसा पार्ट होगा प्रोग्राम में जो चेक करेगा कि यह इवन है और यह ऑड है। तो इस तरह के प्रोग्राम को कंडीशनल प्रोग्राम में हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट जावा में 7 प्रकार के होते हैं, जो कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट सीरीज का ये पहला वीडियो है, और हर वीडियो में हम लोग एक एक कंट्रोल स्टेटमेंट को चेक करेंगे। यानी कि कंट्रोल स्टेटमेंट की 7 वीडियो आएगी, जिसमें कि हम लोग 7 कंट्रोल स्टेटमेंट्स को बारी बारी से देखेंगे और डीपली स्टडी करेंगे। हमारा सबसे पहला नंबर है इफ इल्स स्टेटमेंट। स्टूडेंट, इफ इल्स स्टेटमेंट का हम लोग इस्तेमाल कंडीशन को चेक करने के लिए करते हैं। यदि कंडीशन सही हुई तो इफ ब्लॉक का कोड आपका रन करेगा। अदरवाइज अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो इल्स पार्ट एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एक इमेज बनी हुई है। यहाँ पे कंडीशन है। अगर कंडीशन सही हुई तो आपका यहाँ पे इफ कोड जो होगा, जहाँ पे आपने अपना लॉजिक लगाया होगा, जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा और आपको यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले होगा। लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो इल्स वाले पार्ट में इंटर कर जाएगा, न कि इफ वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। और जैसे ही कंडीशन गलत होगी वो इल्स पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा और आपकी स्क्रीन पे रिजल्ट सामने आएगा। हमारा जो इफ इल्स स्टेटमेंट होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इफ स्टेटमेंट, इफ इल्स स्टेटमेंट, इफ इल्स इफ लैडर स्टेटमेंट एंड लास्ट है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो चलिए इसको बारी बारी से अब हम लोग देखेंगे और इस पर प्रोग्राम भी अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले इफ स्टेटमेंट देखेंगे। इफ स्टेटमेंट विदाउट इल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे इफ स्टेटमेंट है और दूसरे नंबर पे इफ इल्स स्टेटमेंट है। तो हम इफ कंडीशन में या इफ स्टेटमेंट के साथ हम लोग इफ को अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इफ को इल्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग इफ को अकेले इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट तभी डिस्प्ले होगा जब कंडीशन सही होगी। लेकिन अगर कंडीशन गलत हो जाती है तब आपकी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा। और यही सब आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे सिंटेक्स आप देख सकते हैं। इफ है, उसके अंदर उसका कंडीशन चेक किया जा रहा है, फिर इफ कंडीशन का कोड लिखा गया है। यहाँ पे इल्स पार्ट नहीं है। चलिए इस पर एक तुरंत प्रोग्राम देख लेते हैं ताकि आपको ये कंडीशन अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए आपके सामने इफ कंडीशन का कोड लिखा हुआ है, जिसमें कि हम लोग डिवीजन चेक कर रहे हैं किसी स्टूडेंट का कि उसके नंबर के हिसाब से कितना डिवीजन आया हुआ है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केवल इफ स्टेटमेंट है लेकिन उसके साथ इल्स नहीं है। जो हमारा क्लास है वो फर्स्ट इफ नाम का क्लास है और उसको हमने पब्लिक बना दिया है। दोस्तों पब्लिक कीवर्ड क्या करता है कि किसी भी क्लास की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा देता है। जब हम लोग जावा में इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही अच्छे से देखेंगे और डीप लेवल में देखेंगे। अगर आपने C++ पढ़ा है तो वहां पे इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट से आप अवेयर होंगे। कोई बात नहीं, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता तो इनहेरिटेंस में हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से देखेंगे। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मार्क नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें कि नंबर हमने 80 असाइन कर दिया है और वो इंट टाइप का है। यहाँ पे हम इफ लगा करके कंडीशन को चेक कर रहे हैं। इफ मार्क ग्रेटर देन 65, ये कंडीशन ये चेक कर रहा है कि यदि नंबर या मार्क्स हमारा 65 से अधिक हो तो हम स्टूडेंट को क्या देंगे, फर्स्ट डिवीजन देंगे और हमारी स्क्रीन पे फर्स्ट डिवीजन डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्रोग्राम है। आइए इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। मेरा सभी प्रोग्राम G ड्राइव में जावा नाम के फोल्डर में है। देखिए फर्स्ट डिवीजन आ गया है। अब यहां पे अगर हम लोग इल्स का पार्ट रखते तो कुछ और भी आता, अगर कंडीशन गलत होगी तब। इसको भी हम लोग अभी दूसरे प्रोग्राम में देखेंगे। अब हम लोग अपना दूसरा नंबर देखते हैं, इफ इल्स स्टेटमेंट। दोस्तों इफ इल्स स्टेटमेंट भी वही काम करता है, कंडीशन चेक करने वाला भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो इल्स पार्ट है वो भी मौजूद होता है। और जब इफ पार्ट का जब कंडीशन गलत हो जाता है तब हमारा इल्स पार्ट का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। चलिए इसको फिर से एक प्रोग्राम में हम लोग देख लेते हैं और इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखिए हमने एक प्रोग्राम फिर से लिखा है जिसका क्लास हमने इफ इल्स नाम का बनाया है और उसका टाइप फिर से हमने पब्लिक लिखा है। और यहाँ पे नंबर नाम का एक वेरिएबल डिराइव किया है जिसमें कि 89 हमने असाइन कर दिया है। दोस्तों इस प्रोग्राम में हम लोग किसी नंबर को चेक कर रहे हैं कि वो ऑड है या इवन है। ऑड इवन का मतलब आपको पता होगा कि अगर कोई नंबर 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर नहीं बचता है तो उसे इवन नंबर बोलते हैं, और यदि उसमें रिमाइंडर बच जाता है तो हम उसे ऑड नंबर बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब मैं आपको जावा ऑपरेटर पढ़ा रहा था तो रिमाइंडर कैसे आइडेंटिफाई करना ये मैंने आपको बताया था। तो इफ नंबर परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि ये रिमाइंडर, ये जो साइन है परसेंटाइल का, वो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर परसेंटाइल 2 मतलब किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर जो है अगर 0 के बराबर है, 0 के बराबर का मतलब कि रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, रिमाइंडर आया ही नहीं, तब हम कहेंगे नंबर इवन नंबर है। और यदि नंबर में रिमाइंडर बच गया तो हम कहेंगे कि ये ऑड नंबर है। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं कि ये नंबर इवन है या ऑड है। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे। हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। अब ये देखिए 89 जो है हमारा क्या है, ऑड नंबर। ये 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर बचेगा। अब इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम कर देते हैं। मान लीजिए हम इसको 80 कर देते हैं। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर से इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद रन करेंगे। ये देखिए अब हमारा नंबर आ चुका है कि नंबर इवन है। अब हमारा रिजल्ट आया है कि आपका नंबर इवन है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कंडीशन कैसे लगाना है, वो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, और आपको इफ इल्स का भी प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक बात और आप समझ लीजिए कि जब हमारा नंबर इवन आ रहा है यानी कि ये कंडीशन सही है, तब हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। और जब कंडीशन गलत हो जा रही है यानी कि हमारा कोई रिमाइंडर बच जा रहा है, तब हमारा इल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कब कंडीशन सही होती है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होता है, और जब कंडीशन गलत होती है तब कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होता है। फाइनली अब बारी है कि इफ इल्स स्टेटमेंट के आधार पे हम लोग एक बड़े कॉन्सेप्ट के प्रोग्राम को समझें, और इस प्रोग्राम में हम लोग चेक करेंगे कि ईयर लीप ईयर है या नहीं। लेकिन इसके पहले कि हम लोग इस प्रोग्राम को समझे, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आया है अभी तक तो प्लीज तुरंत अभी नीचे का बटन दबा करके लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लीप ईयर किसे कहते हैं? नॉर्मली हमारे एक ईयर में 65 डेज होते हैं, लेकिन जिस ईयर में हमारा 366 डेज हो जाता है हम लोग लीप ईयर उसे कहते हैं। ये 1 डे का इंक्रीमेंट ही उसे लीप ईयर बना देता है। और ये क्यों होता है? हम सबको पता है कि फरवरी का मंथ जो होता है वो नॉर्मली 28 डेज का होता है, लेकिन हर 4 साल पे ये 29 डेज का हो जाता है, इसलिए 1 डे इंक्रीमेंट हो जाता है। अब चलिए कंडीशन की बात कर लेते हैं कि हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं है। तो स्टूडेंट, यदि कोई ईयर अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरीके से तो उसे हम लीप ईयर कहेंगे, जैसे कि 2016, 2020 एंड 2024 ये लीप ईयर होगा। यानी कि अभी जो सन 2020 चल रहा है ये एक प्रकार से लीप ईयर है। लेकिन जो भी ईयर 4 से डिवाइड होंगे पूरी तरीके से, 4 से डिवाइड होने का मतलब कि उसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा। और उसकी एक खास बात और है कि वो 100 से पूरी तरीके से कभी भी डिवाइड नहीं होंगे। आप कैलकुलेटर उठा के चेक कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर वो 100 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसमें कुछ न कुछ रिमाइंडर बचेगा जब आप 100 से उसमें डिवीजन करेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे कि सन 2000 ये 400 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तो हमें कहीं ना कहीं 3 कंडीशन मिल रहे हैं। एक ये है कि 4 से पूरी तरीके से कुछ ईयर डिवाइड होंगे लेकिन वो 100 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होंगे, तो उन्हें हम लीप ईयर कहेंगे। तीसरा कंडीशन ये है कि हमारा जो ईयर 400 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से उसे भी हम लोग लीप ईयर कहेंगे। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट का प्रोग्राम में इंप्लीमेंटेशन देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इफ इल्स स्टेटमेंट में हम इसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये रहा हमारा लीप ईयर का जावा कोड। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग समझते हैं। हमने जो क्लास बनाया है इसमें वो लीप ईयर नाम का बनाया है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लाइन लिखी, इसके बाद ईयर नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें कि 2024 हमने असाइन कर दिया है। अब चलिए इसमें कंडीशन की बात करते हैं। लीप ईयर चेक करने के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था लगभग 3 कंडीशन है जिसपे कि हम लोग लीप ईयर चेक करते हैं। पहला कंडीशन है कि वो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाना चाहिए, मतलब कि जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारा जो 4 से ईयर डिवाइड होंगे वो 100 से कभी भी डिवाइड नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि जब 100 से उस ईयर को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कुछ न कुछ बचेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है नॉट इक्वल टू 0, यानी जो रिमाइंडर होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि कुछ न कुछ रिमाइंडर हमारा बचेगा। और तीसरा कंडीशन, हमारा कुछ ईयर 400 से पूरी तरीके से डिवाइड होते हैं। तो चलिए इसका इंप्लीमेंटेशन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इफ का जो ब्रैकेट है वो सबसे लास्ट में बंद है और वो रेड कलर में आपको हाईलाइट हो रहा है। फिर इसके बाद हम लोग एक इंटर करेंगे। ये जो ब्रैकेट है ये केवल उस कंडीशन को चेक करने के लिए है जिसमें कि हम लोग ये स्टडी कर रहे थे कि ईयर 4 से डिवाइड होगा और जो ईयर 4 से डिवाइड होगा वो 100 से डिवाइड नहीं होगा, उसको हमने एक साथ रखा है। और यहाँ पे एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ एक कंडीशन में 2 कंडीशन नजर आ रही है। देखिए एक तो 4 से डिवाइड हो रहा है और दूसरा ये कि 100 से वो ईयर डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर फिर से एक ब्रैकेट ओपन होगा और क्लोज होगा जिसके अंदर हम लोग 4 वाला कंडीशन चेक करेंगे कि ईयर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, और एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए हम लोग दूसरा कंडीशन चेक करेंगे वो भी अलग ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ईयर 100 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, तो ईयर परसेंटाइल 100 नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि भाई रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं बचा, तो इसलिए नॉट ऑपरेटर का हमने इस्तेमाल किया है। फिर आगे बढ़ेंगे, और ऑपरेटर का हमने इस्तेमाल किया है। और ऑपरेटर का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है कि या तो वो 4 से डिवाइड होना चाहिए या तो वो 400 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहां से ईयर परसेंटाइल 400 इक्वल टू 0, यानी कि ईयर 400 से अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो रिमाइंडर नहीं बचेगा वहां पर और वो ईयर लीप ईयर होगा। और ये अगर कंडीशन सही हुई, अगर ये पूरी कंडीशन सही हुई तो हमारा आउटपुट आएगा लीप ईयर। अदरवाइज कंडीशन गलत हुई तो आउटपुट आएगा कॉमन ईयर। तो चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब
इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम लोग कंपाइल कराएंगे, उसके बाद हम इसको रन कराएंगे। देखिए हमारा लीप ईयर है, ईयर वाले वेरिएबल में हमने 224 लिखा था, तो ये लीप ईयर है। अब यहाँ पे अगर हम लोग 23 दे देते हैं और सेव करने के बाद फिर से प्रोग्राम को रन कराएंगे, तब देखते हैं क्या आता है। देखिए कॉमन ईयर, यानी कि ये इल्स पार्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो हमने कंडीशन लगाई थी उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू अब गलत हो गई है। कंडीशन अब हमारी गलत हो गई है, ना तो वो 4 से डिवाइड हो रहा है और ना ही वो 400 से डिवाइड हो रहा है। इस वजह से ये कंडीशन गलत हो गई। इफ का कोड एग्जीक्यूट ना करके अब इल्स का कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। आई होप लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम लोग जावा इफ इल्स इफ लैडर स्टेटमेंट को देखेंगे। स्टूडेंट, जब हमें एक वैल्यू पे मल्टीपल कंडीशन को चेक करना होता है तब हम लोग इफ इल्स इफ लैडर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप सिंटेक्स में इजिली समझ सकते हैं कि यहाँ पे इफ कंडीशन 1 है, अगर यह कंडीशन सही हुआ तब इसका कोड जनरेट होगा, यानी इसका कोड रन होगा। अदरवाइज ये कंडीशन गलत होने पर कंडीशन 2 चेक होगा और इसके बाद कंडीशन 2 का कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन 2 भी गलत हुआ तो कंडीशन 3 चेक करेगा और कंडीशन 3 का कोड एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहता है और सिचुएशन के हिसाब से रिजल्ट जनरेट करता है। चलिए इस सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें स्टूडेंट के नंबर के हिसाब से आप उसको ग्रेड प्रोवाइड करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो STU मार्क्स है वो एक वेरिएबल है। यदि स्टूडेंट का मार्क्स लेस देन इक्वल टू 50 है, यानी इफ कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि अगर स्टूडेंट का मार्क्स लेस देन इक्वल टू 50 यानी 50 के बराबर या 50 से कम है, तब हम उसे फेल की कैटेगरी में रखेंगे। उस स्टूडेंट को हम लोग फेल का रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर कंडीशन ये गलत होती है तब दूसरा कंडीशन चेक होगा और यहाँ पे कंडीशन क्या चेक होगा कि स्टूडेंट का मार्क्स 50 से अधिक और स्टूडेंट का मार्क्स 60 के बराबर या उससे कम है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आप इस स्केल में देख सकते हैं 51 की रेंज से 60 की रेंज में अगर उसका नंबर है तो हम उसे डी ग्रेड देंगे। यही कंडीशन तो हमने यहाँ पे लगाया है कि 50 से अधिक अगर स्टूडेंट का नंबर है और एंड ऑपरेटर के जरिए एक दूसरा कंडीशन चेक कर रहे हैं कि 60 इक्वल टू लेस देन स्टूडेंट मार्क्स, मतलब कि 60 के बराबर या 60 से कम है, तब उसे हम लोग डी ग्रेड देंगे। 51 से 60 के रेंज में जो नंबर होगा उसे हम डी ग्रेड देंगे। अब दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं कि यदि स्टूडेंट का मार्क्स 60 से ग्रेटर है, यानी कि 60 से बड़ा, मतलब कि 61 से उसका रेंज स्टार्ट होगा। एंड ऑपरेटर के जरिए दूसरा कंडीशन हम चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट का मार्क्स लेस देन इक्वल टू 70, यानी कि 61 से 70 के बीच में अगर उसका नंबर है तो हम उसे सी ग्रेड देंगे। इसी तरह इस प्रोग्राम के सारे कंडीशन चेक होंगे और स्टूडेंट के मार्क्स के हिसाब से उसको उसके नंबर को प्रोवाइड किया जाएगा। अब चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें कि हम स्टूडेंट को उसके नंबर के हिसाब से उसको ग्रेड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंट STU मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें कि स्टूडेंट का नंबर हमने स्टोर किया है 98। अब जब ये प्रोग्राम रन कराएंगे तो ये कंडीशन चेक करेगा कि स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो क्या 50 के बराबर या 50 से कम है। अगर 50 से कम रहा तो उसे हम लोग फेल की कैटेगरी में रखेंगे, अदरवाइज हम लोग आगे का कंडीशन चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये किस कंडीशन को सही बनाता है। इसको हम लोग जब रन कराएंगे, सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम इसे रन भी करेंगे। देखिए A+ ग्रेड आ रहा है, उसका नंबर जो था, स्टूडेंट का मार्क्स था वो 98। तो हमें जो कंडीशन मिल रही है वो यहाँ पे मिल रही है, एक लास्ट वाली, मार्क्स ग्रेटर देन 90 एंड स्टूडेंट मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि स्टूडेंट का जो नंबर है वो 91 से 100 के बीच में है, इसलिए उसे A+ ग्रेड मिला है। तो स्टूडेंट के मार्क्स के हिसाब से ये वाली कंडीशन पूरी सेटिस्फाइड हो रही है और इस ब्लॉक का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अब हम लोग इसी प्रोग्राम में कुछ इंटरफेयर कर देते हैं। मान लीजिए हम लोग स्टूडेंट का मार्क्स अब 68 रख देते हैं। अब इसको सेव करके फिर से कंपाइल और रन करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। सी ग्रेड आ रहा है।
तो सी ग्रेड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 68 नंबर है तो ये किस रेंज में आ रहा है, यानी 61 से 70 की रेंज में आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन 60 एंड स्टूडेंट मार्क्स लेस देन इक्वल टू 70, ये वाला पूरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है और ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह करके हम लोग ये प्रोग्राम बना सकते हैं इफ इल्स लैडर में, और ये पूरा प्रोग्राम हम लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब हम लोग जावा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट देखेंगे। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब यह है कि किसी एक इफ स्टेटमेंट के अंदर कोई दूसरा इफ स्टेटमेंट मौजूद होना, इसे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। आप यहाँ सिंटेक्स में देख सकते हैं कि एक इफ स्टेटमेंट के बाद उसका कुछ कोड लिखा हुआ है, उसके बाद जस्ट एक इनर इफ स्टेटमेंट मौजूद है। अंदर वाले को इनर ब्लॉक बोलते हैं। ये जो स्काई ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, इसको इनर ब्लॉक बोलेंगे और पहले कंडीशन को आउटर ब्लॉक बोलेंगे। इनर ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट करेगा जब आउटर ब्लॉक का कंडीशन सही होगा। इसका मतलब यह है कि इनर ब्लॉक का एग्जीक्यूशन टोटली डिपेंडेंट होता है आउटर ब्लॉक की कंडीशन पे। अगर आउटर ब्लॉक का कंडीशन फॉल्स हो गया तो इनर ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। चलिए इस पर एक प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने जो क्लास है वो एयरफोर्स नाम का क्लास बनाया है, और इस प्रोग्राम में हम ये चेक करने वाले हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स के हिसाब से और उसके वेट के हिसाब से वो एयरफोर्स में अप्लाई करने लायक है या नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाई है। पहले इफ कंडीशन में हम लोग मार्क्स का कंडीशन चेक कर रहे हैं, फिर इनर इफ ब्लॉक में हम लोग वेट का कंडीशन चेक कर रहे हैं। ये दोनों कंडीशन सही होंगे तब ये मैसेज प्रिंट करेगा कि यू आर एलिजिबल। लेकिन अगर अपर इफ ब्लॉक कंडीशन अगर फेल होता है तो इनर ब्लॉक कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसको सबसे पहले हम लोग रन करा के एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कंडीशन लगाया था वेट ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यानी कि इनर ब्लॉक में जो वेट था वो 50 से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन हमने वेट को असाइन कितना किया है 40। तो ये कंडीशन गलत हो गई, इनर ब्लॉक में कंडीशन गलत हो गई। तो इनर ब्लॉक के इफ का कोड एग्जीक्यूट करने के बजाय अब इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर रहा है और लिख रहा है सॉरी योर वेट शुड बी एट लीस्ट 50 kg। और दूसरी बात यहाँ पे है कि अगर अपर इफ ब्लॉक का कंडीशन फेल होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपर इफ ब्लॉक का इल्स कंडीशन यहाँ पे है। तो अगर अपर इफ ब्लॉक का कंडीशन फेल होता है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट अब हम लोग का नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी खत्म हो चुका है। अब हम लोग अपने वीडियो के आखिरी में आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको नंबर चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपका प्रोग्राम चेक करे कि जो नंबर आपने दिया है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। दूसरा प्रोग्राम यह है कि राइट प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन और ऑड बाय यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। याद रहे दोस्तों कंडीशन मैंने लगा दिया है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। आपको टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए दूसरा प्रोग्राम लिखना है। मुझे देखना है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं मेरे स्टूडेंट्स को ये समझ में आ रहा है या नहीं। दूसरी बात, जब आप ये दोनों प्रोग्राम लिख लेंगे तब आप इन दोनों प्रोग्राम का कोड कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना एफर्ट कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा वीडियो आपको मिल जाए यूट्यूब पे या कहीं कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो आपको पढ़ा दे और आपको एक बार में समझ में आ जाए। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, आपको कुछ प्रोग्राम लिखना ही पड़ेगा, अपना दिमाग चलाना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम लिखा है। यदि ये प्रोग्राम आपको नहीं आएगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। तो ये रहा आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर नए YouTube वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।